हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आज देखने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन का प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जो कि हम यूथ की बुक से करवा रहे हैं, जिसमें हमारा जो सेट होने वाला है ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 होने वाला है। दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विद्युत उपकरणों और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों में से किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों, हम करते हैं हेलोन प्रकार का। किस प्रकार का? हेलोन प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं विद्युत उपकरणों और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटे तार और केबल को जब वे टर्मिनल के बहुत समीप होते हैं काटने के लिए जिस टूल का प्रयोग करते हैं वह कहलाता है। दोस्तों, छोटे तार और केबल को जब वे टर्मिनल के बहुत समीप होते हैं काटने के लिए जिस टूल का उपयोग करते हैं वो है तिरछा काट प्लायर। कौन सा? तिरछा काट प्लायर। विद्युत आवेशों के बीच बल के लिए कूलाम नियम निम्नलिखित में से लगभग मिलता जुलता है। तो दोस्तों, किससे मिलता जुलता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से मिलता जुलता है कूलाम का नियम। आंतरिक अर्धचालक में रिक्तियों की गतिशीलता इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता से डैश होती है। तो दोस्तों, आंतरिक अर्धचालक में रिक्तियों की गतिशीलता इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता से जो होती है ये क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धुआं, अम्ल, क्षार इत्यादि का डैश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, धुआं, अम्ल, क्षार इत्यादि का जो है किस पर प्रभाव नहीं पड़ता है? तो शीशे से लिपटी तार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्यूज़ वायर की रेटिंग सदैव निम्नलिखित में व्यक्त की जाती है। दोस्तों, फ्यूज़ वायर की रेटिंग जो है ये किस में व्यक्त की जाती है? ये की जाती है एम्पियर में। किस में? एम्पियर में व्यक्त की जाती है। बैटरी की करंट रेटिंग निम्नलिखित में मापी जाती है। तो दोस्तों, बैटरी के लिए एम्पियर घंटे में मापी जाती है करंट रेटिंग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन फ्लक्स की एक इकाई नहीं है? दोस्तों, फ्लक्स की एक इकाई कौन सी नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेस्ला। टेस्ला जो है फ्लक्स की इकाई नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए संधारित्र की समतुल्य धारिता क्या होगी? दोस्तों, नीचे दिए गए संधारित्र की समतुल्य धारिता जो होगी वो क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी 1 माइक्रोफेरेड। क्या होगी? 1 माइक्रोफेरेड होगी जो ये समतुल्य धारिता जो पूछा है हमको संधारित्र की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइप भू संयोजन में गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप का न्यूनतम व्यास होना चाहिए। दोस्तों, पाइप भू संयोजन में जो है गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप का न्यूनतम व्यास जो होता है वो कितना होता है? ये होता है 38 mm। कितना होता है? 38 mm होता है। वैद्युत परिपथों में डायोड का प्रयोग निम्नलिखित के रूप में किया जाता है। वैद्युत परिपथ में डायोड का प्रयोग जो है दोस्तों किसके रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है डिस्टकारी के रूप में। किसके रूप में? डिस्टकारी के रूप में। जीनर डायोड को सदैव खालिस्तान अवस्था में संयोजित किया जाता है। दोस्तों, जीनर डायोड को जो है सदैव किस अवस्था में संयोजित किया जाता है? तो रिवर्स बायस में। किस में? रिवर्स बायस में संयोजित किया जाता है जीनर डायोड को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धारा लाभ तथा विभव लाभ दोनों इकाई से अधिक होते हैं। दोस्तों, धारा लाभ करंट गेन तथा विभव लाभ वोल्टेज गेन दोनों इकाई से अधिक होते हैं। कौन से किस में होते हैं? तो ये हो जाएगा सीई विन्यास में। किस में? सीई विन्यास में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एम्पलीफायर का इनपुट और आउटपुट क्रमशः 100 और 1 है तो एम्पलीफायर का पावर गेन कितना होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना? ऑप्शन नंबर बी 20 होगा। कितना होगा? 20 हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक तीव्र स्विचिंग डिवाइस है? सबसे अधिक तीव्र स्विचिंग डिवाइस जो है दोस्तों ये हो जाएगी हमारी मॉसफेट। मॉसफेट जो होती है ये सबसे अधिक तीव्र स्विचिंग डिवाइस है। तस्वीर साफ होने के लिए आवश्यक है। दोस्तों, तस्वीर साफ होने के लिए जो आवश्यक होता है वो होता है सफ़ेद एवं काले बिंदु का कम होना। क्या होना? सफ़ेद एवं काले बिंदु का कम होना तस्वीर साफ होने के लिए आवश्यक है। बैटन पर क्लिप्स का प्रयोग कर स्विच बोर्ड के लिए केबल स्थापित करना है। इन उपकरणों के बीच 3.6 मीटर की दूरी है। केबल को अनुप्रस्थ रूप से लगाने के लिए कितने क्लिप्स की आवश्यकता होगी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 37। कितनी होगी? 37 क्लिप्स की आवश्यकता होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य लाइटिंग एवं पावर सप्लाई के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला जनरेटर कौन सा है? सामान्य लाइटिंग एवं पावर सप्लाई के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला जनरेटर जो है ये है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी कम्युलेटी कंपाउंड जनरेटर। कौन सा है? कम्युलेटी कंपाउंड जनरेटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
डीसी श्रेणी मोटर वहाँ प्रयुक्त होते हैं जहाँ प्रारंभिक बलागुर वांछित हो, आघूर्ण वांछित हो। डीसी श्रेणी मोटर वहाँ प्रयुक्त होते हैं जहाँ डैश प्रारंभिक बलाघूर्ण वांछित हो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च। डीसी श्रेणी मोटर वहाँ प्रयुक्त होते हैं जहाँ उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण वांछित हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर के द्वितीयक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दोस्तों क्या होता है द्वितीयक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो वोल्टता बढ़ती है, धारा कम होती है। क्या होगा इसका? 20 बी हो जाएगा राइट आंसर। क्या होती है इसमें? द्वितीयक के संदर्भ में वोल्टता बढ़ती है, धारा कम होती है और केवीए क्या रहता है? स्थिर रहता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रेरण मीटर इस धारा तक मापन कर सकता है। दोस्तों एक प्रेरण मीटर जो है कितनी धारा तक मापन कर सकता है? तो ये करता है 100 एम्पीयर तक की धारा का मापन कर सकता है प्रेरण मीटर। जब प्रेरण मोटर का रोटर सामान्य गति प्राप्त कर लेता है तो उसमें उत्पन्न आवृत्ति क्या हो जाती है? दोस्तों जब प्रेरण मोटर का रोटर सामान्य गति प्राप्त कर लेता है तो उसमें उत्पन्न आवृत्ति जो हो जाती है क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। निम्नलिखित में से किस उपकरण के लिए सबसे कम रेटिंग की मोटर की आवश्यकता होती है? दोस्तों किस उपकरण के लिए सबसे कम रेटिंग की मोटर की आवश्यकता होगी? तो ये होगी दोस्तों बिजली की घड़ी के लिए। किसके लिए? बिजली की घड़ी के लिए कम रेटिंग की मोटर की आवश्यकता होगी। जब कोई कुंडली चुंबकीय फ्लक्स पर समकोण पर छेदन करती है तो उसमें पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल क्या होगा? दोस्तों जब कोई कुंडली चुंबकीय फ्लक्स का समकोण पर छेदन करती है तो उसमें पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल जो होगा अधिकतम होगा। क्या होगा? अधिकतम होगा। अगर ट्यूबलाइट में चोक नहीं लगाया जाए तो वह खालिस्तान या डैश हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ट्यूबलाइट में चोक नहीं लगाया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों फ्यूज़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फ्यूज़ हो जाएगी। यदि कोई मेज पंखा गति नियंत्रण नॉब से अप्रभावित रहता है तो उसका क्या है? यदि कोई मेज या पंखा जो है गति नियंत्रण नॉब से अप्रभावित रहता है तो उसका रेगुलेटर शॉर्ट सर्किट है। क्या है? रेगुलेटर शॉर्ट सर्किट है। निम्न में से किसका ईंधन परिवहन मूल्य शून्य होता है? दोस्तों किसका ईंधन परिवहन मूल्य शून्य होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रो ऊर्जा स्रोत का ईंधन परिवहन मूल्य क्या होता है? शून्य होता है। सप्लाई लाइन के आर पार एक संधारित्र कैपेसिटर लगाया जाता है। किस लिए लगाया जाता है सप्लाई लाइन के आर पार? तो ये शक्ति गुणांक बढ़ाने के लिए जो है सप्लाई लाइन के आर पार एक संधारित्र कैपेसिटर लगाया जाता है। बेल्टेड केबल और एसएल केबल में मुख्य अंतर यह है कि एसएल केबल में क्या होता है? दोस्तों बेल्टेड केबल और एसएल केबल में मुख्य अंतर यह है कि एसएल केबल में प्रत्येक क्रोड पर धात्विक कवच होता है। क्या होता है? प्रत्येक क्रोड पर धात्विक कवच होता है। सर्किट ब्रेकर एक ऐसी युक्ति है जो किसी विद्युत वितरण परिपथ को डैश अवस्था में तोड़ने और जोड़ने का कार्य करती है। तो दोस्तों सर्किट ब्रेकर एक ऐसी युक्ति है जो किसी विद्युत वितरण परिपथ को जो है क्या करती है? विद्युत वितरण परिपथ को सामान्य तथा असामान्य अवस्था में तोड़ने और जोड़ने का कार्य करती है। निम्नलिखित में किसका उपयोग सेलुलर फोन संचालित होने में लग होता है? दोस्तों सेलुलर फोन संचालित होने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है माइक्रो तरंग का। किसका? माइक्रो तरंग का प्रयोग किया जाता है सेलुलर फोन संचालन में। यदि एक लोह निकिल ताप विद्युत युग्म से होकर एक ही धारा प्रवाहित की जाए तो जिस संधि से होकर धारा लौह से निकल की ओर प्रवाहित होती है वह गर्म हो जाती है। यह डैश के कारण होता है। तो दोस्तों किसके कारण होता है ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पेल्टियर प्रभाव के कारण। किसके कारण? पेल्टियर प्रभाव के कारण। क्रमशः 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध सीरीज में 18 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। इस सर्किट से गुजरने वाली धारा होगी। तो दोस्तों क्या है? प्रतिरोध सीरीज में जुड़े हैं तो इनको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 9 ओम का प्रतिरोध हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? V 18 वोल्ट हमको क्या दिया है? वोल्टेज दिया। तो V बराबर क्या होता है दोस्तों? IR हमको पता है IR होता है। I का मान कितना हो जाएगा? 639 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों आई का मान हमको निकालना है तो आई हमारा यहाँ पे आई हो जाएगा। आर का मान कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। वोल्टेज हमको कितना दिया है? 18 दिया है। तो 9 से इसको काटेंगे 2 बार में तो धारा हमारी कितनी आ जाएगी? 2 एम्पियर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 2 एम्पियर आ जाएगी। प्रतिबाधा का व्युत्क्रम कहलाता है। दोस्तों प्रतिबाधा का व्युत्क्रम जो कहलाता है क्या कहलाता है? प्रवेश्यता। क्या कहलाता है? प्रवेश्यता कहलाता है। निम्न में कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। दोस्तों कुल प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है। दोस्तों ये दोनों जो है क्या इसमें है? समांतर में है। किस में है? समांतर में है। और ये किस में है? ये श्रेणी में है। किस में है? श्रेणी में है। तो समांतर में जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 डिवाइडेड बाई 2 + 2 मतलब 4 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 1 बार में। तो हमारा जो आ जाएगा 1 ओम प्लस 1 ओम कितना आ जाएगा? 2 ओम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 2 ओम। कितना हो जाएगा? 2 ओम इसका आंसर हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोधी परिपथ में क्या होता है? दोस्तों प्रतिरोधी परिपथ में क्या होता है? ये होता है दोस्तों क्या? धारा वोल्टेज के साथ फेज में रहती है। प्रतिरोधी परिपथ में धारा जो होती है वोल्टेज के साथ क्या रहती है? फेज में रहती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? दोस्तों चालक का प्रतिरोध जो है ये चालक की चालकता पर,
चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्र पर, बी और सी दोनों पर। तो दोस्तों चालक का प्रतिरोध जो है चालक की लंबाई और चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्र इन सभी दोनों पर निर्भर करता है। तो बी और सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1000 वाट 200 वोल्ट वाली एक विद्युत इस्त्री की तापन कुंडली का प्रतिरोध है। दोस्तों 1000 वाट 200 वोल्ट वाली एक विद्युत इस्त्री की तापन कुंडली का जो प्रतिरोध होगा कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 40 ओम। कितना हो जाएगा? 40 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समान वोल्टेज पर प्रयुक्त करने के लिए 200 वाट बल्ब और 100 वाट बल्ब के फिलामेंट प्रतिरोध क्रमशः R1 और R2 डिजाइन किए गए हैं, तो क्या होगा? तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? समान वोल्टेज प्रयुक्त करने के लिए 200 वाट बल्ब और 100 वाट बल्ब के फिलामेंट प्रतिरोध क्रमशः R1 और R2 डिजाइन किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, R2 का मान R1 से दुगना होगा। क्या होगा? R2 का मान R1 से दुगना होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 100 वाट 200 वोल्ट बल्ब 160 वोल्ट आपूर्ति से आबद्ध है, वास्तविक ऊर्जा खपत होगी। दोस्तों वास्तविक ऊर्जा खपत जो हो जाएगी ये क्या हो जाएगी? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। 40 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। वृहद क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र वाले कंडक्टर की धारा घनत्व कम क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र वाले चालक से खालिस्तान होती है। तो दोस्तों जब एक ही धारा उनके मध्य बहती है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कम। वृहद क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र वाले कंडक्टर की धारा जो है धारा घनत्व कम क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र वाले चालक से कम होती है जब एक ही धारा उनके मध्य बहती है। एक प्रतिरोधी भार परिपथ अधिकतम शक्ति खींचेगी तब स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध सर्किट के बाहरी प्रतिरोध के बराबर हो, यह खालिस किसका कथन है? तो दोस्तों ये किसका कथन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम शक्ति स्थानांतरण सिद्धांत। क्या होगा? अधिकतम शक्ति स्थानांतरण सिद्धांत संबंधित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्रकला आपूर्ति तंत्र में कलाओं के मध्य कोणीय विस्थापन होता है। दोस्तों चित्रकला नहीं होगा, ये त्रिकला होगा। त्रिकला आपूर्ति तंत्र में कलाओं के मध्य कोणीय विस्थापन कितना होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 120 डिग्री। ये चित्रकला नहीं होगा, ये त्रिकला होगा। त्रिकला मतलब थ्री फेज आपूर्ति तंत्र में कलाओं के मध्य कोणीय विस्थापन जो होता है 120 डिग्री होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्युत अवयव संधारित्र को किस प्रकार निर्दिष्ट किया जाता है? दोस्तों एक विद्युत अवयव संधारित्र को जो है किसके प्रकार निर्दिष्ट किया जाता है? तो ये किया जाता है वोल्टता और धारिता के प्रकार में। क्या करती है? वोल्टता और धारिता के प्रकार में भी निर्दिष्ट किया जाता है एक विद्युत अवयव संधारित्र को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धारा का औसत मान उसके आरएमएस मान से सदैव खालिस्तान होता है। दोस्तों धारा का औसत मान जो है उसके आरएमएस मान से कम होता है। क्या होता है? कम होता है। एक आरएल परिपथ में क्या होता है दोस्तों? तो एक आरएल परिपथ में धारा जो होती है विभव से 90 अंश पश्चवर्ती होती है, मतलब पश्चगामी होती है। धारा जो होती है वोल्टेज से कितनी होती है? 90 अंश पश्चगामी होती है या पश्चवर्ती होती है। ज्यावक्री तरंग का फॉर्म फैक्टर होता है। दोस्तों ज्यावक्री तरंग का फॉर्म फैक्टर क्या होता है? तो ये हो जाएगा 0.707 इंटू मैक्स वैल्यू डिवाइडेड बाई 0.637 इंटू मैक्स वैल्यू। क्या होगा? 0.707 इंटू मैक्स वैल्यू डिवाइडेड बाय 0.637 इंटू मैक्स वैल्यू। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घर के वायरिंग परिपथ में लैंप कैसे जोड़े जाते हैं? तो दोस्तों घर के वायरिंग परिपथ में लैंप जो जोड़े जाते हैं कैसे? सभी समांतर में जोड़े जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे डीसी सप्लाई वितरण में बूस्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों बूस्टर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए श्रेणी जनरेटर का। श्रेणी जनरेटर का उपयोग जो है बूस्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। कम क्षमता वाली डीसी मशीन की योग खालिस्तान की बनाई जाती है। दोस्तों कम क्षमता वाली डीसी मशीन की योग जो है ये किसकी बनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कास्ट आयरन की। किसकी? कास्ट आयरन की बनाई जाती है डीसी मशीन की योग। कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य प्रयोग किए जाने वाला अचालक पदार्थ है। दोस्तों कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य प्रयोग किए जाने वाला अचालक पदार्थ जो होता है वो क्या हो जाएगा? अभ्रक। अभ्रक जो है कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य प्रयोग किए जाने वाला अचालक पदार्थ है। आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाने का कारण क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा एडी करंट क्षति के मान को कम करना। किसका? एडी करंट क्षति के मान को कम करने के लिए आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स के एक समान वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर क्या होता है? दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स के एक समान वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर जो होता है क्या होता है? पोल शूज स्थापित किए जाते हैं। क्या स्थापित की जाते हैं? पोल शूज स्थापित की जाते हैं। सामान्यतः आर्मेचर प्रतिरोध का मान कितना होता है? तो दोस्तों सामान्यतः आर्मेचर प्रतिरोध का मान जो होता है ये होता है 1 ओम। कितना होता है? 1 ओम होता है। किसी जनित्र में लैप वाइंडिंग स्थापित करने का कारण है? दोस्तों लैप वाइंडिंग क्या करती है? लैप वाइंडिंग जो करती है ये ऑप्शन नंबर सी अधिक करंट व कम वोल्टेज प्राप्त करना। क्या होता है? लैप वाइंडिंग का काम क्या है? अधिक करंट व कम वोल्टेज प्राप्त करना, इसलिए स्थापित किया जाता है जनरेटर में लैप वाइंडिंग को।
चार पोर वाले सिंप्लेक्स लैंप वाउंड जनित्र में समांतर पथों की संख्या क्या होगी। दोस्तों चार पोर वाले सिंप्लेक्स लैंप वाउंड जनित्र में समांतर पथों की संख्या जो होगी वो क्या होगी, 4 होगी। कितनी होगी, 4 होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी जनित्र के ब्रशेस का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा। दोस्तों किसी जनित्र के किसी जनित्र के ब्रशेस का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा यदि क्या हो जाएगा, यदि लोड करंट बढ़ जाए। लोड करंट यदि बढ़ेगा तो जनित्र के ब्रशेस का वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी शंट जनित्र के द्वारा पर्याप्त विद्युत वाहक बल पैदा करने के लिए शंट फील्ड सर्किट का प्रतिरोध क्या होना चाहिए। दोस्तों किसी शंट जनित्र के द्वारा पर्याप्त विद्युत वाहक बल पैदा करने के लिए शंट फील्ड सर्किट का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, क्रिटिकल प्रतिरोध से कम होना चाहिए। किससे कम होना चाहिए, क्रिटिकल प्रतिरोध से कम होना चाहिए। निम्न में से कौन सा जनित्र बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी विद्युत वाहक बल पैदा कर सकता है। तो दोस्तों बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी विद्युत वाहक बल कौन कर सकता है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पृथक उत्तेजित जनित्र। पृथक उत्तेजित जनित्र जो है बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर सकता है। यदि किसी डीसी शंट जनित्र का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त होता है तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी से संयोजित कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए, शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी से संयोजित कर देना चाहिए। किसी डीसी स्व उत्तेजित जनित्र में अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाने का प्रमुख कारण क्या है, तो क्या हो जाएगा, भारी ओवरलोडिंग, गंभीर शॉर्ट सर्किट, जनित्र को लंबे समय तक बंद या बेकार अवस्था में रखना। ये तीनों जो है इसके कारण क्या होगा, स्व उत्तेजित जनित्र में अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शंट मोटर को खालिस्तान के द्वारा चालू किया जा सकता है। तो शंट मोटर को जो है ये किसके द्वारा, ये 3 एवं 4 पॉइंट स्टार्टर दोनों के द्वारा चालू किया जा सकता है शंट मोटर को। डीसी मोटर की घूर्णन दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला नियम है। दोस्तों मोटर की दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा। किसके द्वारा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा। और जनरेटर की फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा। डीसी मोटर से प्रेरित होना, इसको याद करने का एक तरीका हो सकता है। दोस्तों देखिए हमारा एक होता है राइट हैंड और होता है लेफ्ट हैंड। हमारे सबसे ज़्यादा ताकत किस में होती है, राइट हैंड में होती है। किस में होती है, राइट हैंड में होती है। और जनित्र की जनित्र में भी क्या होती है, सबसे ज़्यादा ताकत होती है। तो राइट हैंड में ताकत ज़्यादा, इसलिए हम राइट हैंड मतलब दाएं हाथ का नियम का यूज़ करते हैं जनरेटर में। और लेफ्ट हैंड में हमारे उतनी ताकत नहीं होती है जितनी हमारे राइट हैंड में होती है। तो मोटर में जो है हम लेफ्ट हैंड का प्रयोग करते हैं, इससे आप याद रख लीजिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डीसी मोटर से प्रेरित होने वाला विद्युत वाहक बल आरोपित विद्युत वाहक के लिए क्या होता है। दोस्तों डीसी मोटर से प्रेरित होने वाला विद्युत वाहक बल आरोपित विद्युत वाहक बल के लिए क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विरोध करने वाला। क्या होता है, विरोध करने वाला होता है। डीसी मोटर द्वारा स्रोत से ले जाने वाली धारा की गणना का सूत्र क्या है। तो दोस्तों डीसी मोटर द्वारा स्रोत से ले जाने वाली धारा की गणना का सूत्र स्रोत ये है, आई ए बराबर वी माइनस ई बी अपॉन में आर ए। क्या है, आई ए बराबर वी माइनस ई बी अपॉन में आर ए। डीसी मोटर का स्टार्टिंग प्रतिरोध सामान्यतः कितना होता है। दोस्तों डीसी मोटर का स्टार्टिंग प्रतिरोध सामान्यतः कितना होता है, तो ये होता है दोस्तों लगभग 1 से 10 ओम होता है। कितना होता है, 1 से 10 ओम होता है। यदि कोई डीसी शंट मोटर लोड रहित अवस्था में कार्यरत है और उसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों यदि कोई डीसी शंट मोटर जो है ये लोड रहित अवस्था में कार्यरत है और उसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाए तो मोटर की घूर्णन गति क्या हो जाएगी, उच्च हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मोटर की घूर्णन गति बहुत उच्च हो जाएगी। यदि किसी डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल्स को आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों यदि किसी डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल्स को आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा, मोटर की घूर्णन की दिशा वही रहेगी। क्या होगी, मोटर की घूर्णन की दिशा वही रहेगी। 120 वोल्ट पर कार्य करने वाले डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल का मान 110 वोल्ट है। तो 0.5 ओम प्रतिरोध वाले आर्मेचर में कितनी धारा प्रभावित होगी। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 20 एम्पियर। कितनी होगी, 20 एम्पियर होगी। डीसी मोटर में आर्मेचर ड्रम को लेमिनेटेड बनाया जाता है जिससे कि क्या हो, जिसको डीसी मोटर में आर्मेचर ड्रम को लेमिनेटेड बनाया जाता है जिससे क्या होता है, जिससे एडी धारा भंवर धारा क्षति का मान कम रहे। एक ट्रांसफार्मर शुद्ध प्रतिरोध एकक शक्ति गुणक भार आपूर्ति कर रहा है। ट्रांसफार्मर का शक्ति गुणक होगा। तो दोस्तों एक ट्रांसफार्मर शुद्ध प्रतिरोध जो है एकक शक्ति गुणक भार आपूर्ति कर रहा है। ट्रांसफार्मर का शक्ति गुणक जो होगा वो कितना होगा, ये होगा लगभग 0.95 पश्च। क्या होगा, लगभग 0.95 पश्च होगा। ट्रांसफार्मर में मुक्त सर्किट परीक्षण निष्पादित करते हैं। दोस्तों ट्रांसफार्मर में मुक्त सर्किट परीक्षण निष्पादित क्या करते हैं, तो ये करते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रेटेड ट्रांसफर वोल्टता के साथ। रेटेड ट्रांसफर वोल्टता के साथ ट्रांसफार्मर मुक्त सर्किट परीक्षण निष्पादित करते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग के मध्य प्रवाहित धारा के
प्राइमरी वाइंडिंग के मध्य प्रवाहित धारा के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स जिसमें ईएमएफ प्रेरित करता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्राइमरी वाइंडिंग एवं सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों। प्राइमरी वाइंडिंग के मध्य प्रवाहित धारा के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स किसमें ईएमएफ प्रेरित करता है? तो प्राइमरी वाइंडिंग एवं सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों में ईएमएफ प्रेरित करता है फ्लक्स। ट्रांसफार्मर की शून्य भार धारा प्रयुक्त वोल्टता के पश्चगामी होती है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर की शून्य भार धारा प्रयुक्त वोल्टता के कितने पश्चगामी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 डिग्री से पश्चगामी होती है। कितनी होती है? 75 डिग्री से पश्चगामी होती है ट्रांसफार्मर की शून्य भार धारा प्रयुक्त वोल्टता के। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी ट्रांसफार्मर का लघुपथ परीक्षण देता है। दोस्तों किसी ट्रांसफार्मर का लघुपथ परीक्षण क्या देता है? समतुल्य प्रतिरोध और क्षरण प्रतिघात। क्या देता है? समतुल्य प्रतिरोध और क्षरण प्रतिघात। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।